तो लेबनान की राजनीति और धार्मिक समस्याएं ही लेबनान की अर्थव्यवस्था गिरने का सबसे मेन कारण है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और लेबनान के पॉलिटिकल सिस्टम को बारीकी से समझना होगा। तो सबसे पहले लेबनान के पॉलिटिकल सिस्टम और धार्मिक मुद्दों पर एक नज़र डालते हैं। साल 2020 में अगस्त महीने में लेबनान की राजधानी बेरूत के सी पोर्ट पर हुए धमाके के बारे में आपने सुना ही होगा। बेरूत के एक वेयरहाउस में 2750 टन की अमोनियम नाइट्रेट गलत तरीके से स्टोर किया गया था, जिस कारण इसमें धमाका हुआ और इस धमाके ने लेबनान की अर्थव्यवस्था के ढांचे को भी हिलाकर रख दिया। इस धमाके के बाद लेबनान की तत्कालीन सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इसमें लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन दियाब ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इस देश में भ्रष्टाचार देश हित से भी आगे बढ़ गया है, और सरकार ने इस्तीफा तब दिया जब लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। और बेरूत में हुआ विस्फोट इकोनॉमी गिराने का कोई बड़ा कारण नहीं था, बल्कि यह तो बस एक छोटी सी झलक थी लेबनान के केयरलेस पॉलिटिकल सिस्टम की, जिसकी शुरुआत बहुत सालों पहले ही हो चुकी थी। लेबनान वेस्टर्न एशिया का एक छोटा सा देश है जो कि नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से सीरिया और साउथ की तरफ से इजराइल देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भारत की तरह लेबनान में भी मिक्स कल्चर पाया जाता है। यहाँ 75% की आबादी में शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम और मेरोनाइट क्रिश्चियन आते हैं। मेरोनाइट क्रिश्चियन का ही एक गुट है, बाकी 25% लोग दूसरे संप्रदाय के हैं। तो साल 1943 में लेबनान फ्रांस से आज़ाद हुआ था। जैसा हमने जाना कि लेबनान में कई तरह के अलग अलग धर्म थे, इसलिए एक ऐसी सरकार बनाने का प्रेशर भी था जो कि सभी धर्मों को एक साथ रखे और सभी को समान अधिकार और अवसर दिलाने के लिए लेबनान ने एक ऐसा रूल बनाया जिसके तहत देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो हमेशा के लिए एक सुन्नी मुसलमान होगा, देश का जो राष्ट्रपति होगा वो हमेशा के लिए एक मेरोनाइट क्रिश्चियन होगा, और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होता है वो एक शिया मुसलमान को ही बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, देश ने कुछ अलग अलग सेक्टर्स को भी रिलीजन वाइज बांट दिया था और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। तो लेबनान की अर्थव्यवस्था को कंगाल करने में बहुत से कारण थे, जिसमें सबसे पहला था पॉलिटिकल करप्शन। जब गवर्नमेंट को रिलीजन वाइज बांटा गया तो इससे करप्शन काफी तेजी से बढ़ने लगा। जब हर रिलीजन के पॉलिटिशियन को पावर दी गई तो सभी ने अपनी अलग अलग पार्टीज बनाई। ये सभी अलग अलग पार्टीज सिर्फ अपनी ही रिलीजन कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी। इन पार्टियों ने अपने ही कम्युनिटी को फायदा पहुंचाया और सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी की सुविधाओं के लिए काम किया। ऐसे में सिस्टम को लेकर या देश में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये पार्टियां मिलकर एक दूसरे की कम्युनिटी और पार्टियों पर ब्लेम करने लगती थी। तो यह रिलीजियस के आधार पर पोजीशन और पावर देने का एक गलत फैसला साबित हुआ, और ऐसे मामले में किसी कम्युनिटी और एक पार्टी को गलत ठहराना भी मुश्किल था, क्योंकि किसी को भी दोषी ठहराने का मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने के जैसा था, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता था। इस कारण लेबनान में रिलीजन को लेकर मतभेद बढ़ता ही गया, और एक बड़ा कारण था कि साल 1975 से लेकर साल 1990 तक लेबनान में एक लंबी सिविल वॉर चली। इजराइल और अरब वॉर के बाद जब लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज दूसरे देश में भटक रहे थे, तब लेबनान ने उन्हें अपने देश में पनाह दी, और फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज की वजह से भी लेबनान को एक बड़ा संघर्ष झेलना पड़ा था। अब जब शिया, सुन्नी और मेरोनाइट क्रिश्चियन कम्युनिटीज के बीच सिविल वॉर चल रही थी, तो बाहरी देश भी इन अलग अलग कम्युनिटीज को पीछे से सपोर्ट करने लगे थे। जैसे ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है, तो ईरान लेबनान के शिया मुस्लिम को पीछे से सपोर्ट कर रहा था, और अरब एक सुन्नी मुस्लिम देश है, तो वो लेबनान के सुन्नी मुस्लिम को पीछे से सपोर्ट कर रहा था। बाकी मेरोनाइट क्रिश्चियन को भी कई जगहों से सपोर्ट मिल रहा था। तो बाहरी देशों के कारण भी लेबनान को काफी संघर्ष झेलना पड़ा। अब लेबनान की सरकार एक तरफ जहां लोगों को धर्म के नाम पर लड़वा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वे अपने जेबें भरने में लगी हुई थी। लेबनान की सरकार ने लेबनीज लोगों को लूटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था, क्योंकि 1943 में देश के आजाद होने के बाद साल 1950 से लेकर 1970 के बीच लेबनान सरकार ने एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से अपना ध्यान हटाकर लेबनान को एक फाइनेंशियल बेस्ड इकोनॉमी बनाने पर ध्यान दिया, और इसी के साथ जन्म हुआ लेबनान के बैंकिंग और टूरिज्म सेक्टर का, जो कि लेबनान की इकोनॉमी के
मेन ड्राइविंग फोर्स थे। सरकार ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिससे लेबनान में प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर था। तो अब सवाल ये आता है कि जब प्रोडक्शन ही नहीं था देश में, तो लेबनान सरकार अपने लोगों की ज़रूरत को कैसे पूरा करती थी? तो इसका जवाब ये है कि लेबनान सरकार अपने लोगों की ज़रूरत की हर चीज़ को इंपोर्ट कर लिया करती थी। लेबनान उन देशों में से है जहां प्रोडक्शन काफ़ी कम है और वो अपनी ज़्यादातर ज़रूरत का सामान बाहर से इंपोर्ट करती है। और माल सामान इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की ज़रूरत होती है, जिसकी पूर्ति भी टूरिज्म और बैंकिंग सेक्टर से की जाती थी। और इससे पता चलता है कि लेबनान की सरकार ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आउटपुट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। और लेबनान के लोगों को भी अपनी सरकार पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, और इसी वजह से वे अपना ज़्यादातर पैसा बैंकों में रखते थे। इसकी भी एक खास वजह थी, क्योंकि लेबनान का बैंकिंग सेक्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्याज देता था। लेबनान का बैंकिंग सेक्टर सालाना 10 से 15% का ब्याज देता था, और लेबनान की जनता बिना कुछ सवाल किए अपने इस हाई इंटरेस्ट को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि लेबनीज लोगों को लगता था कि उनका पैसा बैंकिंग और टूरिज्म सेक्टर में लगाया जा रहा है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ज़्यादातर पैसा सीधे स्टेट को कर्ज के रूप में बांट दिया जाता था। और जब लेबनान के स्टेट में करप्शन बढ़ता गया, तो ये स्टेट कर्ज का पैसा लौटाने में फेल होने लगे। और उस समय ऐसी कई खबरें भी सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि लेबनान की सरकार ने लेबनीज लोगों का पैसा देश के बाहर भेजा था, और इन्हीं पैसों से देश के बाहर ही महंगी प्रॉपर्टीज को भी खरीदा था। यानी जनता के पैसे को टूरिज्म और बैंकिंग सेक्टर्स में लगाने की बजाय उन्हें दूसरे फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब लेबनान सरकार सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देती थी जिससे सरकार को फायदा हो, उन चीज़ों पर नहीं जिनसे देश की जनता को फायदा हो। यही वजह थी कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, या जानबूझकर नहीं किया गया। प्रोडक्शन तो पहले से ही बंद था, इसलिए अपनी लोकल चीज़ों को एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेट करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। साथ ही बैंकिंग और टूरिज्म सेक्टर को भी कुछ खास इम्प्रूव नहीं किया जा रहा था। अगला कारण है उधारी। साल 1990 तक लेबनान में चली सिविल वॉर जब खत्म हुई, तो इसने पूरी अर्थव्यवस्था को ही हिलाकर रख दिया था, और सरकार ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारी मात्रा में कर्ज लेना शुरू कर दिया। एक तरह से इसका फायदा भी हुआ, क्योंकि बैंकिंग और टूरिज्म सेक्टर ने जल्द ही देश को चलाने के लायक बना दिया था। हालांकि साल 2006 में हुई इजराइल वॉर ने लेबनान की अर्थव्यवस्था को कई हद तक धीमा कर दिया था। फिर भी लेबनान के कर्ज ने लंबे समय तक अपनी करेंसी को स्टेबल बनाए रखा था। साल 2005 से लेकर साल 2018 तक कर्ज की सालाना वार्षिक दर बढ़ती ही जा रही थी। सरकार के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज को चुकाने में ही निकल रहा था, और बढ़ते इंटरनल और एक्सटर्नल डेट ने देश के विकास को भी कम कर दिया था। और साल 2019 आते आते लेबनान का कर्ज उनकी डेट टू जीडीपी का 178% हो गया था। यानी देश के हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज का ही सहारा लेना पड़ रहा था। इस कर्ज को चुकाने और इकोनॉमी को सही करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया गया। जैसा कि अभी बताया कि लेबनान की बैंकें ज़्यादा ब्याज देती थी, जिस कारण साल 2019 में लेबनान की केंद्रीय बैंक पर पोंजी स्कीम चलाने का आरोप लगाया गया। बैंक पर यह आरोप था कि वो कर्ज चुकाने के लिए नए कर्जदारों पर निर्भर है। और यह भी एक मज़ेदार बात थी, क्योंकि जब देश की इकोनॉमी ही 1% के साथ ग्रो कर रही थी, तो देश के बैंक 10 से 15% का ब्याज कैसे दे रही है। इस कारण काफ़ी लोगों ने पोंजी स्कीम के बहकावे में आकर अपनी सेविंग को बैंक के हाथों में डाल दिया। लेकिन लोगों को बैंक से उनके इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिलता था, बल्कि नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता था। और ज़्यादातर पैसा सिर्फ बैंकों की डाटा एंट्री तक ही सीमित रह गया था, क्योंकि देश की सरकार के पास तो पैसा था ही नहीं। और जब लोग अपना पैसा बैंक से निकालने गए, तो उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। साथ ही एटीएम से भी पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई। इंटरनेट पर ऐसी कई फुटेज देखने को मिली थी, जहां लेबनीज लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। सरकार अपने बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए लेबनान के लोगों पर एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रहे थे, जिससे लेबनीज लोग पहले से ही परेशान थे। तो साल 2019 में बात तब हद से ज़्यादा बढ़ गई
जब लेबनान की सरकार ने व्हाट्सएप मैसेंजर पर $6 पर मंथ के हिसाब से टैक्स लगा दिया। हालांकि यह फैसला जल्द ही वापस ले लिया गया, लेकिन फिर भी इस फैसले ने लेबनान के लोगों को बुरी तरह से ट्रिगर किया। इस फैसले के बाद सभी कम्युनिटी के लोग साथ में आकर प्रदर्शन करने लगे थे। यह भी एक मजेदार बात थी कि पहली बार देश के सभी धार्मिक गुट एक साथ खड़े हुए थे। अब देश की हालत पहले ही खराब थी, लेकिन बची हुई कसर पूरी करने का काम कोरोना वायरस ने किया। महामारी की वजह से लेबनान में प्रदर्शन होना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन बात हद से ज्यादा तब बढ़ जाती है जब बैरूत में धमाका हुआ, जिसके बाद लेबनीज लोगों का सरकार पर से भरोसा ही उठ गया। अब देश के हालात का जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार को नहीं ठहराया जा सकता। लेबनान के लोग भी इस हालत के लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार थे, क्योंकि लेबनान के लोगों ने ही धर्म पर हो रही राजनीति को बढ़ावा दिया था और कभी अपने करप्ट सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ही नहीं किया था। अगला कारण लेबनान करेंसी क्राइसिस। लेबनान ने कभी अपनी निर्भरता को कम करने का काम ही नहीं किया। लेबनान जरूरी सामान का उत्पादन करने की बजाय उसे आयात करने पर विश्वास करता था। कर्ज में डूबे होने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार काफी हद तक खाली हो चुका था। जरूरत को पूरी करने के लिए अब और भी ज्यादा कर्ज का सहारा लिया जाने लगा। लेबनान में महंगाई तेजी के साथ बढ़ने लगी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लेबनान की अर्थव्यवस्था 2019 से अब तक 30% तक गिर चुकी है। लेबनान में फूड आइटम और जरूरी सामान 6 गुना तक महंगे हो गए हैं और वर्तमान समय में लेबनान करेंसी की वैल्यू भी काफ़ी कम हो गई है। और हाल ही में जो बिजली संकट आया है दुनिया में, उसने भी लेबनान की कमर तोड़ दी, क्योंकि लेबनान में 80% घर को बिजली मिलनी ही बंद हो गई है। तो ये थे लेबनान के कंगाल होने के कारण। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।